सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट 250 प्रश्न, और इन 250 प्रश्नों की सीरीज के अंदर हम लेने वाले हैं जीव विज्ञान के प्रश्न, और ये आपके लिए एक मैराथन क्लास साबित होगी। विद्यार्थियों, इस क्लास से आपको एग्जाम्स के अंदर कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें इस सेशन की, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न रहेंगे वो रीट के लिए महत्वपूर्ण है, पटवार के लिए, पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, आरबीएससी, सीबीएसई सहित कई एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास का हिस्सा बने, ताकि यहाँ से जो नॉलेज दिया जाएगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकें, उसे आप अंतर्ग्रहण कर सकें, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम्स को अच्छे से फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रश्न सीरीज को आरंभ करते हैं, और इस प्रश्न सीरीज में हमारा पहला प्रश्न विद्यार्थियों है कि क्वार्शियर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। बात करें विद्यार्थियों क्वार्शियर रोग की, तो ये क्वार्शियर रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये जो क्वार्शियर रोग है, ये क्वार्शियर रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो हमारे भोजन के अंदर कुल मिलाकर कितने पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट्स? 7 टाइप के स्टूडेंट्स पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन के अंदर, हमारे खाने के अंदर। अगर हम इन 7 पोषक तत्वों की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल, ये 7 प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों को हम हमारे भोजन के घटक या अवयव भी कहते हैं। भोजन के घटक या भोजन के अवयव भी स्टूडेंट्स हम इसको कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है क्वार्शियर रोग किस पोषक तत्व को न लेने की वजह से हो जाता है। तो इन 7 पोषक तत्वों में एक पोषक तत्व स्टूडेंट्स है प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन को नहीं लिया जाए, तो प्रोटीन को नहीं लेने से कौन सा रोग हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्वार्शियर रोग हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम बात करें विटामिन की, तो कई प्रकार के विटामिन होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से अभी मैंने बता दिया कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? क्वार्शियर रोग कहते हैं। लवण के अंदर कई प्रकार के लवण आते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फेरस, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। कई लवण होते हैं, और इन लवणों को न लेने की वजह से भी कई प्रकार के रोग जो हैं वो हो जाते हैं। चलिए हम आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, और हमारा दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स है कि किस रोग में स्वभाव चिड़चिड़ा, शरीर सूजन से युक्त, भूख कम लगना, त्वचा पीली होना, शुष्क पड़ना, काली पड़ना और धब्बेदार होकर फटने लगना, ये बच्चों किस रोग के लक्षण हैं? आपको बताना है कि ये कौन सा रोग है जिस रोग के अंदर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर सूज जाता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, त्वचा पीली हो जाती है, पीली होने के बाद त्वचा सूखने लगती है, काली पड़ जाती है और धब्बेदार होकर आखिर में फटने लगती है। अगर इस प्रकार का स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? मैरस्मस? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैरस्मस रोग के लक्षण नहीं है। मैरस्मस में तो शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल सूख कर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है स्टूडेंट्स? सूजन की बात की गई है, इसलिए क्या मैरस्मस होगा? नहीं होगा।
मैरस्मस रोग जब भी होगा स्टूडेंट्स, तो वहां पे दुर्बलता आपको याद रखनी है, वहां पे आपको सूजन याद नहीं रखनी है। घेंगे में सूजन जरूर होती है स्टूडेंट्स, लेकिन चिड़चिड़ापन नहीं होता है। शरीर में शुष्कता, कालापन और धब्बेदार होकर फटने भी नहीं लगती है, इसलिए घेंगा रोग नहीं है। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। और थायरॉक्सिन की मात्रा को नियमित रखने के लिए किसकी मात्रा लेना जरूरी है? आयोडीन का सेवन जरूरी है। अगर आयोडीन का सेवन नियमित किया जाता है तो थायरॉक्सिन की मात्रा भी नियमित हमारे शरीर के अंदर स्रावित होती रहेगी, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर घेंगा या गलकंड जैसा रोग नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई घेंगा की, जो कि इस लक्षणों से संबंधित रोग नहीं है। बात करें हम क्वार्शियरकोर रोग की, तो बिल्कुल ये सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्वार्शियरकोर रोग बिल्कुल सही उत्तर है। क्वार्शियरकोर रोग के अंदर शरीर जो है सूजन से युक्त हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, चिड़चिड़ापन आता है। इसके अलावा बात करें तो शरीर पीला पड़ जाता है, शुष्क हो जाता है, काला हो जाता है और धब्बेदार होकर फटने लगता है। तो ये कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स हैं किस डिसीज के? तो हम कहेंगे क्वार्शियरकोर रोग के ये जो है वो लक्षण हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। प्रश्न संख्या 3, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न जब प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी हो, जब प्रोटीन के साथ में किसकी कमी हो? हम यूं कहेंगे कि प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की भी कमी हो। प्रोटीन के साथ में, प्रोटीन की तो कमी है ही है, और प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वार्शियरकोर रोग कहते हैं। ये तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन जब प्रोटीन की कमी के साथ में अगर ऊर्जा की भी कमी हो, अगर ऊर्जा की भी कमी हो तो स्टूडेंट्स कौन सा रोग हो जाएगा? तो वहां पे मैरस्मस रोग होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैरस्मस रोग के अंदर आप क्या याद रखोगे कि मैरस्मस रोग वह रोग है जब प्रोटीन की कमी के साथ में ऊर्जा की भी कमी होती है। जब प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी होती है तो हम कहेंगे मैरस्मस रोग है। घेंगा मैंने बता दिया, आयोडीन की कमी या थायरॉक्सिन की कमी घेंगा रोग का कारण बनता है। क्वार्शियरकोर रोग प्रोटीन की कमी से और हाइपोग्लाइसीमिया कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला एक रोग है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर चलते हैं, और हमारा चौथा प्रश्न है BMI क्या होता है? BMI का पूरा नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। BMI स्टूडेंट्स जो BMI है इसका पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम बात करें हिंदी में इसका, तो इसका हिंदी में आंसर होगा शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, या इसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जो ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं प्रत्येक ऑप्शंस को पढ़िए, इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क की क्षमता, तो मानव मस्तिष्क की क्षमता क्या BMI होता है? बिल्कुल नहीं। मानव मस्तिष्क की क्षमता को किसमें डिनोट किया जाता है? CC के अंदर डिनोट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए गलत उत्तर होगा। बात करें बी की, वृक्क में मूत्र निस्यंदन की क्रिया, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल नहीं है। ये तो उत्सर्जन से रिलेटेड है, और उत्सर्जन में BMI का कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इस प्रश्न के लिए गलत होगा। मानव भार व लंबाई का अनुपात,
मनुष्य के भार में, और अगर लंबाई के अंदर अनुपात यानी कि रेशियो लिया जाता है तो उसे हम BMI कहते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, डी का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा सी, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है BMI। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और हमारा नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक जो हेल्थी बॉडी होती है, एक जो स्वस्थ शरीर होता है, उस स्वस्थ शरीर में जो नॉर्मल रक्तचाप होता है, रक्तचाप का मतलब है ब्लड प्रेशर BP, जो नॉर्मल सामान्य रक्तचाप होता है एक मनुष्य का, क्या वो 140/100 mm/Hg होता है? इसके पीछे आप याद रखोगे mm/Hg क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। 100/60 mm/Hg होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गलत। क्या 120/80 mm/Hg होगा? जी हाँ, इस प्रश्न के लिए ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक सामान्य व्यक्ति के अगर रक्तचाप की बात की जाती है तो उत्तर में आप लिखोगे 120/80 mm/Hg। अगर यहाँ पे हम बात करें ऊपर वाले रक्तदाब की और नीचे वाले रक्तदाब की, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसको? सिस्टोलिक दाब कहते हैं। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सिस्टोलिक दाब, और इसको हम कहते हैं डायास्टोलिक दाब। एक होगा सिस्टोलिक दाब, एक होगा डायास्टोलिक दाब। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 120/80 mm/Hg के अंदर सिस्टोलिक दाब कौन सा होगा या डायास्टोलिक दाब कौन सा होगा। या फिर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में सिस्टोलिक दाब कितना होता है, तो आप बताओगे 120। अगर आपको पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर डायास्टोलिक दाब कितना होता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप कितना आंसर दे दोगे? 80 यानी कि 80 उत्तर दे दोगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर पे रहेगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शंस पढ़िए। पहला है रेटिनॉल, दूसरा है थायमिन, तीसरा है नियासिन, चौथा है एस्कॉर्बिक अम्ल। चारों में हमें पहला आपको बताता हूं सबसे पहले कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो क्या विटामिन B3 का रेटिनॉल होगा? बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है थायमिन। क्या थायमिन होगा? बिल्कुल नहीं, थायमिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या नियासिन होगा? तो इस प्रश्न के लिए यानी कि B3 जो है वो किस विटामिन B3 की बात करते हैं, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट्स वो नियासिन होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में डी में बात की जा रही है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि किसका होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा नियासिन, यानी कि विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो स्टूडेंट्स क्या है? नियासिन है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम कहते हैं पेलेग्रा रोग। आप उस रोग को याद रख सकते हैं, उस रोग को हम कहते हैं पेलेग्रा रोग। मैं स्टूडेंट्स ऑप्शन वाले प्रश्न जरूर लेके आया हूं, लेकिन आप ये ना समझे कि इसमें संक्षिप्त जानकारी है। मैं आपको विस्तार से विस्तृत जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन इनके अंदर बहुत गहरे गहरे राज छुपे हुए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, और हमारा 7वां प्रश्न है, नारू रोग का रोग जनक क्या है? नारू एक रोग है स्टूडेंट्स, नारू एक रोग है और ये समस्या राजस्थान के अंदर थी, अब नहीं है। राजस्थान के अंदर ये समस्या थी कब? सन 2000 से पहले। सन 2000 से पहले राजस्थान के अंदर ये समस्या थी, 2000 से पूर्व।
सन 2000 से पूर्व राजस्थान के अंदर नारू रोग एक बहुत बड़ी समस्या थी। आपको इसी नारू रोग का क्या बताना है, रोगजनक बताना है। रोगजनक स्पेशल नहीं पूछा है, केवल आपको चयनित करना है जीवाणु, विषाणु, कृमि और प्रोटोजोमा में से। क्या जीवाणु होता है, नहीं होता है। विषाणु नहीं होता है। कृमि बिल्कुल सही उत्तर है, प्रोटोजोआ इसका उत्तर नहीं होगा। यानी कि जो नारू रोग है वो कृमि के कारण होता है। अगर हम बात करें कृमि संक्रमण की, तो कृमि संक्रमण के कारण जो रोग होगा वो होगा नारू रोग। अगर हम इसके स्पेशल रोगजनक की बात करते हैं तो इसका स्पेशल रोगजनक आपको याद रख लेना है ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस, ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस ये एक रोगजनक है, एक कृमि है, जिसके कारण कौन सा रोग होगा, नारू रोग होगा। एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये आपको रोग दे दिया, उस रोग का रोगजनक आपको बताना होता है। जैसे कि आपको पूछ लिया स्टूडेंट्स टीबी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि टीबी रोग का रोगजनक क्या है, तो आप वहां पे विषाणु गलत कर दोगे, कृमि गलत कर दोगे, प्रोटोजोआ गलत कर दोगे, लेकिन जीवाणु सही कर दोगे। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा रोगजनक है स्पेशल, अगर रोगजनक पूछा जाता है तो वहां पे आप क्या बता दोगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी रोग का रोगजनक क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नारू रोग की, तो नारू रोग का रोगजनक कृमि है जिसका नाम है ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस, ड्रैकनकुलस मैंडीनेंसिस। बहुत स्पेशल नाम है, याद रख लें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 8वें प्रश्न के अंदर, और 8वां प्रश्न हमारा है तंबाकू किस कुल का पादप है। देखिए बच्चों, यहां पे आपको कुल बताना है, कुल किसका कुल बताना है, तंबाकू का कुल बताना है। तो मालवेसी नहीं है, इसका उत्तर होगा सोलेनेसी। इस प्रश्न के लिए सोलेनेसी बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि तंबाकू किस कुल का पादप है, तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप होगा। और दूसरा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी साथ साथ में जरूर याद रख लें। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा तंबाकू किस कुल का पादप है, तो वहां पे आप बता दोगे कि सर ये सोलेनेसी कुल का पादप है। लेकिन अगर इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, तो वहां पे आप बताओगे निकोटिएना, निकोटिएना टोबेकम, निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम स्टूडेंट्स ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो निकोटिएना टोबेकम ये वैज्ञानिक नाम है किसका, तंबाकू का। तो दो प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाते हैं। पहला सोलेनेसी कुल का पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम है। तीसरा प्रश्न, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया, तीसरा प्रश्न और आप इसमें नोट करिएगा कि जो स्टूडेंट्स तंबाकू होता है, तंबाकू के अंदर एक हानिकारक तत्व होता है जिसके कारण स्टूडेंट्स नशा आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू पे नशा किसके कारण होता है। अगर बात करें नशीले पदार्थों की, तो नशीले पदार्थों के अंदर जो नशा होता है वो एल्केलॉइड के कारण आता है। तो यहाँ पे अगर तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू में भी एक एल्केलॉइड पाया जाता है, एक एल्केलॉइड पाया जाता है और इस एल्केलॉइड का नाम है निकोटीन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन वाले प्रश्न के अंदर ये स्टूडेंट्स कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि निकोटीन जो एल्केलॉइड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो तंबाकू के अंदर होता है। इसके अलावा ये अफीम में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पेशल आप किसका याद रखोगे, तंबाकू का याद रखोगे कि तंबाकू के अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है जिसके कारण उसके अंदर नशा होता है वो है निकोटीन।
ये याद रह जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और अगला हमारा नवा प्रश्न होगा, और नवा प्रश्न हमारा है मदिरा का मुख्य घटक क्या है। मदिरा का अर्थ है शराब। मदिरा का अर्थ क्या है भाई? मदिरा का अर्थ है शराब। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इस शराब का या मदिरा का जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक या अवयव जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए, ए बी सी डी। पहला है एथेनॉल, या इसका दूसरा नाम है एथिल एल्कोहल, इसका है मेथेनॉल नाम, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं ग्लूकोज। पहला आपको याद रखना है, पहला क्या नाम है? C2H5OH, इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल, इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। दूसरा CH3OH, इसको हम कहते हैं मेथेनॉल। जब पीछे OH जुड़ा होता है तो हम क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। इसको आप एथिल एल्कोहल की जगह एक और नाम से परिभाषित कर सकते हो, एथेनॉल। एथेनॉल पीछे ऑल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि पीछे OH समूह आ रहा है। जब पीछे COOH आता है तो वो अम्ल होता है, इसलिए इसको अम्ल कहेंगे। ये है एसिटिक अम्ल, इसको हम कहेंगे एसिटिक अम्ल। और अंत में बात करें हम C6H12O6 की, सबको पता है ये फॉर्मूला किसका है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो अपने को यहाँ से सही उत्तर बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा। मदिरा का मुख्य घटक स्टूडेंट्स होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथिल अल्कोहल। शराब का मुख्य घटक होता है C2H5OH, और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एथिल एल्कोहल का, या इसको हम कहते हैं एथेनॉल। बिल्कुल सही। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। स्टूडेंट्स आप उत्तर को भाप लिया करें, आप उत्तर को चेक करें। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तो पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, आप लाइक कर दिया करें, ताकि यहाँ से हमको बहुत बड़ा हौसला मिलता रहे, ताकि हम यहाँ से इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और हमारा अगला 10वां प्रश्न होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न अमूमन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम। पहला, रतौंधी बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है कि रतौंधी रोग तो भाई आयोडीन की कमी से बिल्कुल नहीं होता, ये तो विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है। किस विटामिन की कमी से होता है ये भी आपको याद होगा। तो ये स्टूडेंट्स होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। तो आयोडीन की कमी से कहाँ हो गया भाई? बी की बात करते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स रोग भी आपको याद होगा, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बताओगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सन। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। आप याद रखोगे बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, घेंगा रोग। बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन होता है, इस आयोडीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर एक डिसीज, एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं घेंगा रोग, या इसी का दूसरा नाम है गलकंड रोग। इसी को हम क्या कह सकते हैं? गलकंड या गलगंड रोग कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, वसीय यकृत रोग। ये रोग है स्टूडेंट्स शराब की कमी से होने वाला। आपने इसका नाम बहुत कम सुना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है। ये कब होता है? जब व्यक्ति शराब का सेवन ज़्यादा करता है। तो शराब का सेवन ज़्यादा करेगा तो उसको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम होगा वसीय यकृत रोग। स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई जरूर कर लें।
चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, किसके सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। ध्यान दें, जो सीबीएसई की आरबीएसई की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। रीट, पटवार, पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वे स्टूडेंट्स भी ध्यान दें कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है। बाकी जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग की, तो क्या शराब के सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। शराब के सेवन से तो वसीय यकृत रोग होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। कौन सा रोग होता है? वसीय यकृत रोग होता है। किसके सेवन से? शराब के अत्यधिक सेवन से वसीय यकृत रोग होता है। दूसरा है अफीम के सेवन से। बिल्कुल नहीं, अफीम के सेवन से भी सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग नहीं होगा। क्या गुटखा खाने से होता है? बिल्कुल होता है। अगर गुटखे का सेवन अधिक किया जाता है तो स्टूडेंट्स एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग का एक मुख्य लक्षण ये है कि स्टूडेंट्स जो जबड़े होते हैं वो जबड़े एकदम कठोर होते हैं और मुंह के खोलने में समस्या आती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, और जबड़े की मांसपेशियां जब कठोर होती हैं तो मुंह खोलने में समस्या आती है। इसलिए आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा गुटखे का सेवन करते हैं उसके मुंह खुलने में भी समस्या अधिक आती है। ये आपने समस्या अपने आसपास के लोगों में देखी होगी। बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट 12वें प्रश्न के अंदर, और हमारा 12वां प्रश्न है, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है? आयोडीन, अगर आयोडीन की बात करें, अगर आयोडीन की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो डायरेक्ट किस ग्रंथि को इफेक्ट करेगा? किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ेगी? तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन का प्रभाव डायरेक्ट जिस ग्रंथि पे होता है उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन को समय समय पर ग्रहण कर लेते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो सही से स्रावित होता रहेगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन किसके कारण बनता है? आयोडीन के कारण बनता है। तो यहाँ पे ये उत्तर आप याद रखोगे, थायराइड ग्रंथि। बाकी इनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1। तो जल क्या एक अवस्था में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता। 2 अवस्था में? बिल्कुल नहीं। 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है। जल कितनी अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है? जल यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है। जल होता है ठोस, किस फॉर्म में? बर्फ। ठोस के रूप में जब हम लिक्विड पानी को, जल को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो कौन सा रूप हो गया? ठोस हो गया। अब इस ठोस को जब आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा भाई? जल बन जाएगा, पानी। ये और ये कैसी अवस्था होगी जल की? ये जल की द्रव अवस्था होगी। नेक्स्ट अगर हम इस जल को उबाल लेंगे, अगर हम इस जल को उबालें स्टूडेंट्स, उबालेंगे तो ये जल किस में ट्रांसफर हो जाएगा? भाप के अंदर, गैस के अंदर। यानी कि ये 3 अवस्थाएं हो गई। इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ठोस में भी प्रेजेंट होगा, जल के अंदर भी प्रेजेंट होगा, और गैस के अंदर भी प्रेजेंट होगा। बर्फ के रूप में, लिक्विड पानी के रूप में, और गैस के यानी भाप के रूप में। चलिए हम आगे चलते हैं एक और नए प्रश्न में, और हमारा 14वां प्रश्न है, मदिरा या शराब के प्रभाव से कौन सा रोग हो जाता है? थोड़ी देर पहले हमने इस रोग के बारे में डिस्कस किया था।
ए रोग रिकेट्स रोग है, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। नारू रोग जो कि एक कृमि संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। नारू रोग का जो रोग जनक है वो है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस के कारण जो रोग होता है वो है नारू रोग, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं बाला रोग। नारू या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बाला रोग, जो कि राजस्थान में 2000 से पहले एक समस्या थी। किस रोग जनक के कारण? कृमि के कारण, ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस के कारण। बात करें हम वशीय यकृत रोग की, तो इस प्रश्न के लिए ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मदिरा या शराब के प्रभाव से वशीय यकृत रोग हो जाता है। मधुमेह रोग या डायबिटीज जो है वो यहाँ पे इंसुलिन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर इंसुलिन की शरीर में कमी है, अगर इंसुलिन की शरीर में कमी है तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर तब्दील करता है। आप इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझ लें, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जो यहाँ पे इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करता है। अगर इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, इंसुलिन अगर बहुत कम बन रहा है, इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज चेंज नहीं होगा, किसमें? ग्लाइकोजन में। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो हमारे शरीर में किसकी वृद्धि हो जाएगी भाई? हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की, यानी कि सीधी सीधी बात करें तो शर्करा की वृद्धि हो जाएगी। और जब शर्करा की वृद्धि हो जाएगी तो स्टूडेंट्स रोग हो जाएगा मधुमेह रोग। सीधी सी बात करें तो उस व्यक्ति को शुगर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। हमारा नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा? क्या गाय का मापा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शेर का? नहीं। घोड़ा? बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे। घोड़े का रक्तचाप मापा था सबसे पहले किसने? स्टीफन हेल्स ने। तो स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़े का रक्तचाप मापा था, तो घोड़ा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे एक और नए प्रश्न में चलते हैं। 16वां प्रश्न, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस उपस्थित होती है? बहुत हानिकारक गैस है और ये गैस जानलेवा भी है, लेकिन लोग इस जानलेवा गैस को ग्रहण करने के इच्छुक होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सिगरेट के धुएं में अगर ऑक्सीजन होती है तो हर कोई सिगरेट पीता। ऑक्सीजन प्राणवायु है, प्राणवायु गैस ऑक्सीजन है, जो कि वातावरण में हमको केवल पौधों से प्राप्त होती है। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप वो हमारे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ने के परिणाम स्वरूप हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन प्राणवायु है, ये सिगरेट के धुएं में नहीं होती। ऑक्सीजन प्राणवायु है, ये सिगरेट के धुएं में भाई नहीं होती। यहाँ पे सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें CO की, इस CO का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में प्रेजेंट होता है। तो सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो आप याद रखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है। आगे हम एक और नए धमाकेदार प्रश्न के अंदर चलते हैं। बहुत एक शानदार, बहुत सुपर प्रश्न मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय किस अम्ल को मिलाया जाता है जो हमारे दांतों को सीधा सीधा प्रभावित करता है? दांतों को सीधा सीधा प्रभावित करता है किसमें? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। जो शीतल पेय पदार्थ हम पीते हैं उसके अंदर विद्यार्थियों एसिड मिलाए जाते हैं, अम्ल मिलाए जाते हैं, और ये अम्ल जो होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं जो हमारे दांतों को इफेक्टेड करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाकर आमाशय को प्रभावित करते हैं, पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वो एसिडिटी पैदा करते हैं। यानी कि ऑल ओवर अगर बात की जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
इसके अंदर ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, गंधक का अम्ल H2SO4। गंधक का अम्ल का मतलब है H2SO4, बिल्कुल H2SO4 इसके अंदर नहीं मिलाया जाता। नाइट्रिक अम्ल इसके अंदर नहीं मिलाया जाता। इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जो है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल वह अम्ल है जिसको स्टूडेंट्स किसके अंदर मिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलकर सीधा सीधा हमारे शरीर के अंदर दांतों को प्रभावित करता है। अगर इसकी मात्रा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ज़्यादा डाली जाती है तो ये दांतों के इनेमल को भी नष्ट कर सकता है। दांतों पर जो बाह्य आवरण होता है इनेमल का, जो हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, वो इसको भी गलाने की क्षमता रखता है। तो पेट में जाने पर तो ये कितनी प्रकार की हानियां करता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं एक और नए प्रश्न के अंदर। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका होगा। सफेदी के लिए गोभी पर किसका छिड़काव किया जाता है? सफेदी के लिए गोभी पर वो छिड़काव करते हैं। देखिए, अगर गोभी ज़्यादा पुरानी हो जाती है वो तो भद्दी नजर आने लगती है, खराब नजर आने लगती है, और उस गोभी पर अगर एक रसायन का छिड़काव किया जाए तो वो गोभी चमकीली, वो गोभी सफेदी युक्त हो जाती हैं, जो दिखने में एकदम सफ़ेद लगती हैं। जो भी ग्राहक आता है उसको लगेगा कि ये गोभी तो ताज़ी है, इसको खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोभी पर ऐसे रसायनों का छिड़काव करते हैं जो हमारी सेहत पर बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अगर गोभी पे छिड़का जाता है तो उसमें एक सफेदी सी आती है जिसके कारण वो ताज़ा नजर आती है। इसके अलावा कई प्रकार के लोग जो हैं वो मिलावट करते हैं। मिर्ची के अंदर भी मिलावट होती है, धनिया के अंदर भी मिलावट होती है, सब्जी के अंदर और भी कई सब्जियां हैं, बैंगन वगैरह, इनके अंदर भी वो कई प्रकार के जो पेंट होते हैं उनकी पॉलिश चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो दालें होती हैं, दालों में भी लोग जो हैं वो मिलावट करते हैं। चने की दाल के अंदर वो खंसारी की दाल मिला देते हैं। अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के तेल के अंदर आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सत्यानाशी का तेल। तो कई प्रकार की मिलावट जो है आज के समय में जो लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत की भावना बिल्कुल भी नहीं नजर आती। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। 18 हो गए। 19वां प्रश्न देखिए, नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देना चाहिए। अभी बात कर रहे थे हम नकली खाने वाली चीज़ों पर, हम बात कर रहे थे मसालों की, हम बात कर रहे थे सब्जियों की, हम बात कर रहे थे दालों की। इसके अंदर जो लोग मिलावट करते हैं उनके खिलाफ तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दवाओं की बात कर रहे हैं। अगर बात करें नकली दवाओं का धंधा करने वालों की, तो एक ऐसी समिति बनाई गई है जिसने ये सिफारिश की है कि जो भी नकली दवाओं का धंधा करेगा उसको कम से कम मृत्यु दंड मिलेगा, कम से कम मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा किस समिति ने कहा था? मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा प्रश्न जटिल बनाया है। आ मा का रा, इतना ही चेंज किया है, बाकी पीछे सेम का सेम है। आशेलकर, माशेलकर, काशेलकर, राशेलकर। आशेलकर समिति, माशेलकर समिति, काशेलकर समिति या राशेलकर समिति। अगर आपको परफेक्ट इसका उत्तर नहीं आता है तो वहां पे आप ये गलत करके आओगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक राइट उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, माशेलकर समिति। नकली दवाओं का धंधा करने वालों के खिलाफ इन्होंने सिफारिश की थी कि उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किस समिति ने कहा था? माशेलकर समिति ने कहा था। तो आंसर याद रखोगे, माशेलकर समिति। चलिए आगे हम चलते हैं एक और नए प्रश्न के अंदर। मांसपेशी संकुचन एवं तांत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा संपन्न होता है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम, आयोडीन और फेरस। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न को आप वापस से देख सकते हो कि मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व के द्वारा संपन्न होता है? क्या पोटेशियम के द्वारा, क्या पोटेशियम व सोडियम के द्वारा, क्या आयोडीन के द्वारा, क्या फेरस के द्वारा? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम बिल्कुल सही है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम भी सही है, आयोडीन का और फेरस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप अब इन दो ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस को राइट करोगे?
ये आपके सामने अब एक प्रश्न आ चुका है कि सर पोटेशियम भी सही है, पोटेशियम व सोडियम भी सही है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इसके अंदर दोनों हैं लेकिन इसमें एक ही है, तो एक वाले को गलत कर दो, दो है उसको सही कर दो, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, इसको हम गलत थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर पोटेशियम आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही होगा। पोटेशियम व सोडियम हमारे शरीर के अंदर मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग संचरण क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। फेरस की बात की जाती है तो ये हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हमारे शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी को पूरा करता है। चलें आगे एक और नए क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों तथा दांतों को मजबूती कौन प्रदान करता है? स्ट्रेंथ हमारे दांतों को और हड्डियों को, पहला हमारा बोन्स, दूसरा हमारा दांत, इन दोनों को जो मजबूती स्ट्रांगनेस है वो कौन प्रदान करता है? क्या विटामिन डी, क्या विटामिन डी, क्या कैल्शियम, क्या फास्फोरस? प्रश्न थोड़ा सा जटिल आपके लिए बन सकता है, आप इनमें से कौन सा उत्तर दोगे कमेंट में पहले लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका उत्तर आप कमेंट में डालें, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस या उपरोक्त सभी, यही भी ऑप्शन साथ में, या उपरोक्त सभी। आप इसका उत्तर कमेंट के अंदर टाइप करें। आपने टाइप कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं, विटामिन डी बिल्कुल है, बिल्कुल इसका उत्तर है विटामिन डी। हमारे शरीर में हड्डियों तथा दांतों को विटामिन डी मजबूत करता है। कैल्शियम बिल्कुल करता है, कैल्शियम करता है, फास्फोरस बिल्कुल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसके लिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन हम यहाँ पर वापस क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उपयुक्त सभी इसलिए क्योंकि ये तीनों इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। ध्यान देना, विटामिन डी के साथ में मिलकर कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों को मजबूत करते हैं। विटामिन डी तथा कैल्शियम के साथ में मिलकर फास्फोरस हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। विटामिन डी के साथ कौन? कैल्शियम, कैल्शियम के साथ में कौन? फास्फोरस। ये आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंदर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर ऑप्शन में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप उपयुक्त सभी वाला सही करोगे, केवल कैल्शियम नहीं करोगे, क्योंकि इस कंडीशन में कई बच्चे कैल्शियम करके आते हैं, जो कि गलत उत्तर होता है। हम चलते हैं आगे हमारे एक और नए और बेहतरीन उम्दा प्रश्न के अंदर। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु का मतलब होता है वायरस, विषाणु का मतलब होता है वायरस जनित रोग। तो आपको बताना क्या है? वायरस जनित रोग नहीं है, बताना है। 3 होंगे, 1 नहीं होगा। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है, टाइफाइड वायरस के कारण, पीलिया भी वायरस के कारण। लेकिन नारू, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नारू रोग जो है वो विषाणु या वायरस के कारण नहीं होता, बल्कि कृमि के कारण होता है, और उस कृमि का नाम भी मैंने आपको बताया था, ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस नामक कृमि के कारण नारू रोग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारू रोग, क्योंकि हेपेटाइटिस, टाइफाइड और पीलिया ये तीनों रोग वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, लेकिन नारू रोग वायरस के कारण नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होता है? जो जल हम पीते हैं, पीने के लिए यूज लेते हैं, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? उसका पीएच मान जो है वो कितना होना चाहिए? क्या 7, 5.6, 7.4 या 6.5? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होगा? आप कमेंट में टाइप करिए, क्या 7 होगा, 5.6 होगा, 7.4 होगा या 6.5 होगा? कमेंट में टाइप करें।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका वो स्टूडेंट्स होगा 7। पीने योग्य जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 होगा। पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, ऑप्शन बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। अब मैं आपको क्रम से बता देता हूं कि ये किसके हैं। अगर बात की जाए पीएच मान 5.6 की, तो ये किसका होता है, अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। ये भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। 7.4 ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 7.4 ये किसका पीएच मान है, तो 7.4 हमारे शरीर के अंदर रक्त का पीएच मान होता है। ब्लड जो होता है रक्त, इस रक्त का या हम कहेंगे इस ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। बात करें हम 6.5 की, तो हमारे शरीर में जो मुख है, मुख का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा मुख का। वापस से प्रश्न को देख लीजिए, पीने योग्य जल का पीएच मान 7 होता है, 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, 6.5 मुख का पीएच मान होता है। तो अलग अलग पीएच है जिसको आप याद रख सकते हो। ये वो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में हर बार, कई बार, हजारों बार, लाखों बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखिए। मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन। तंबाकू में बताना भाई। ऑप्शन मैंने 5 दे दिए हैं इतनी सुविधा के लिए, पहले 4 दे रहा था, 5 दे दिए। अब आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा एल्केलॉइड होगा। मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूं, आपको उत्तर कमेंट में डालना है। डाल दिया होगा, उत्तर होगा निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। निकोटीन जो है वो तंबाकू में पाए जाने वाला एक एल्केलॉइड है। तो आपका प्रश्न होगा सर ये मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरिन क्या है? ये भी एल्केलॉइड है। मार्फिन एल्केलॉइड है, कोडीन एल्केलॉइड है, निकोटीन भी एल्केलॉइड है, पेपेवरिन भी एल्केलॉइड है, सोमनिफेरिन भी एल्केलॉइड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तंबाकू में पाए जाने वाला जो एल्केलॉइड होगा वो निकोटीन होगा। निकोटीन वे एल्केलॉइड हैं जो तंबाकू में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्फिन की, कोडीन की, निकोटीन की, पेपेवरिन की और सोमनिफेरम की, अगर ये पांचों एल्केलॉइड अगर हम सम्मिलित कर दें, मार्फिन को, कोडीन को, निकोटीन को, पेपेवरिन को, सोमनिफेरिन को, हमने पहले किसकी बात की? तंबाकू की बात की। तंबाकू में एकमात्र कौन सा होगा? निकोटीन होगा। ये एल्केलॉइड हमने तंबाकू में पढ़ लिया। लेकिन मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन पांचों के पांचों एल्केलॉइड जिसमें होते हैं उसका नाम है अफीम। उसका नाम है अफीम। अफीम के अंदर ये पांचों एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम आगे आज के आखिरी प्रश्न के अंदर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न 25वां प्रश्न। सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजन पूर्व ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? भोजन से पूर्व ग्लूकोज का स्तर पूछा है, वो कितना होगा? 50 से 70 mg/dl नहीं, 70 से 100 नहीं, 100 से 120 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 से 180 बिल्कुल गलत होगा। 100 से 120 mg/dl यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रुधिर में भोजन से पहले ग्लूकोज का स्तर होता है 100 से 120 mg/dl, जो भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन के अंदर हमने 25 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्नों को समझा, उसको सॉल्व किया। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे 250 प्रश्नों तक। तो आप हमारे लगातार साथ में जुड़े रहें इस महा मैराथन क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत शानदार प्रश्नों को आगे सॉल्व करते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।